साल था 1985 और जगह उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। अचानक यहाँ की चिल्लूर पार विधानसभा सीट सुर्खियों में थी और वजह थी यूपी का वो बाहुबली पंडित जिसकी धाक बुलेट और बैलेट दोनों पर चलती थी। यूपी का सिस्टम तक इसके आगे सर झुकाता था और इसे गिराने का गुदा किसी सरकार में नहीं था। इसी साल इसी खौफ के दम पर यह गुंडा जेल से चुनाव में खड़ा था और कमाल था कि उसे हराने वाला कोई नहीं था। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा था जब एक मुजरिम जेल से खड़ा था और इसमें इसे मेजॉरिटी से जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह बाहुबली था कौन? ऐसा क्या किया था इसने जो इस गुंडे को जिताने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे, और क्यों इसके नाम से कानून के भी कान खड़े हो जाते थे? चलिए बताते। इमोशन, एक्शन, क्राइम और ड्रामा से भरपूर ये कहानी है हरिशंकर तिवारी की, जो एक तरफ तो गुंडों का गॉडफादर था तो दूसरी तरफ न्याय का वो देवता जिसके आगे आम जनता इंसाफ के लिए सर झुकाती थी। पावर ऐसी कि जब विधायक बने तो सीएम की आधी शक्ति गोरखपुर में कानून व्यवस्था मेंटेन करने में खर्च हो गई, और रुतबा ऐसा कि लोग अपनी समस्या लेकर थाने या कचहरी नहीं, हरिशंकर तिवारी के जनता दरबार में जाते। यहाँ जो फैसला सुनाया जाता वही आखिरी होता। जब ये सड़कों पर निकलता था तो लोग इसे ब्राह्मण बाहुबली कहकर बुलाते, लेकिन इनकी ये छवि ऐसी ही नहीं बनी, बल्कि इन सब की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। दरअसल गरीब परिवार में जन्मे हरिशंकर तिवारी बड़हलगंज के टांडा गांव से नाता रखते हैं। पिता चाहते थे कि भाई बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन उनका तो जैसे जन्म ही सिस्टम को हिलाने के लिए ही हुआ था। 12वीं के बाद जैसे ही उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कदम रखा, वैसे ही उनका नाता लड़ाई झगड़े से जुड़ गया। उस वक्त देश में जेपी आंदोलन चल रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई की आग लगी हुई थी, और इसे लीड कर रहे थे हरिशंकर तिवारी, जो कि एक तरफ कॉलेज में ब्राह्मणों के सरदार बन बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ ठाकुर की साइड को रिप्रेजेंट करने का ठेका स्टूडेंट लीडर बलवंत सिंह ने उठाया था। अब इन दोनों गुटों में अक्सर मारपीट होती रहती थी, और इसी बीच बलवंत सिंह ने अपनी जगह वीरेंद्र प्रताप शाही नाम के एक नए लड़के को आगे किया, जो उनकी ही तरह ठाकुर था। इसके हिम्मती स्वभाव को देखते हुए बलवंत ने ठाकुरों की कमान अब वीरेंद्र के हाथों सौंप दी, जो आगे चलकर हरिशंकर की जानी दुश्मन बनने वाला था। जैसे जैसे समय बीता, इन दोनों में ही 36 का ऐसा आंकड़ा हुआ कि दूसरे को गिराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। आलम तो ये था साहब कि दोनों छात्र नेताओं की अपनी अपनी गैंग थी, और इनके बीच कभी दिन दहाड़े लड़ाई होती तो कभी माइक में चीख चीख कर ऐलान कर दिया जाता कि 12 से 4 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच सड़क पर दो बाहुबली टकराएंगे, गोली चलेंगी और जो बीच में आने की कोशिश करेगा वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 1975 का ये दौर कुछ ऐसा था कि एक तरफ तो लोगों को इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की मार झेलनी पड़ती, तो दूसरी तरफ गुंडों के हुक्म पर चलना पड़ता, और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। उस वक्त सड़कें सूनी हो जाती, प्रशासन भी 4 बजे के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचता। कुल मिलाकर स्टूडेंट यूनियन से शुरू हुई ये लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी थी कि गोरखपुर में हर कोई इन बाहुबलियों को जानने लगा था। इसी बीच हरिशंकर और वीरेंद्र ने सोचा कि भाई समाज में तो उनका भभका बन ही रहा है, क्यों ना अब पैसे पर भी हाथ साफ किया जाए। बस इसी इरादे से उन्होंने रेलवे स्क्रैप के ठेकों की तरफ अपना कदम बढ़ाया, और यहाँ दोनों ने खूब पैसा कमाया। कमाल तो ये था कि यहाँ से जो पैसा वो कमाते उससे हथियार खरीदने में लगा देते, ताकि कोई किसी से पीछे ना रह जाए। धीरे धीरे रेलवे फील्ड में भी इनका खौफ ऐसा कुछ हो चला था कि लोग गोरखपुर आने से कतराने लगे। बिहार होकर दिल्ली से कोलकाता आने जाने वाली ट्रेनें जब रात को गोरखपुर पहुंचती, तब यात्री खिड़की दरवाजे बंद कर लेते। रेलवे स्टेशन पर कहा जाने लगा, ऐसा टिकट दीजिएगा जो गाड़ी गोरखपुर न रुके, वहाँ से कोई चढ़ने उतरने वाला ना हो। उस दौर को करीब से देखने वाले लोग बताते हैं कि इतनी गुंडेबाजी के बाद भी हरिशंकर को पकड़ने वाला या उसे आंख दिखाने वाला कोई नहीं था। वो हर बार बच निकलते, क्योंकि किसी भी क्राइम में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। उनकी प्लानिंग और उसे लागू करने का तरीका बहुत अनोखा रहता है कि पुलिस सिर्फ शक जाहिर करती रह जाती, लेकिन सबूत कभी उनके हाथ नहीं लगते। 1980 का दशक आते आते इन दोनों गुटों की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि कानूनी और राजनीतिक सिस्टम से बाहर रहते हुए भी हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही ने अपने अपने जिले बांट लिए थे। इसी बीच 1980 में ही वीरेंद्र महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से विधायक बने, वो वहां दरबार लगाने लगे। दूसरी तरफ बिना विधायक बने ही हरिशंकर गोरखपुर में जनता दरबार लगाने लगे। आलम तो ऐसा था कि उनके आगे कानूनी प्रशासन भी नतमस्तक हो चुका था।
लोग अपनी समस्याओं के लिए थाना या फिर कचहरी जाने के बजाय दरबार में आने लगे। यहाँ जो हरिशंकर फैसला सुना देते वही आखिरी सत्य होता। इस तरह से मामले का निपटारा तुरंत हो जाता। धीरे धीरे जमीन जायदाद के झगड़े भी यहाँ पर निपटाए जाने लगे। ठेके टेंडर के फैसले भी यहाँ होने लगे। ले देकर तिवारी प्रशासन की शह पर इतने बड़े हो गए कि बाद में प्रशासन उनके सामने बौना हो गया। हरिशंकर जानते थे कि लोगों के बीच उनकी धाक जम गई है, इसलिए 1984 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी हाथ आजमाने की सोची और खड़े हो गए महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले उन्हें जीत मिलती, उससे पहले वो गिरफ्तार हो जाते हैं और इसी के साथ रासुका में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ले देकर साहब इस चुनाव में हरिशंकर तो हार गए और जीत कांग्रेस के टिकट पर खड़े वीर बहादुर सिंह को मिली। लेकिन इस हार के साथ भी उन्होंने हार नहीं मानी। वीर बहादुर के राज में तिवारी पर शिकंजा भले ही मजबूत हो गया हो, लेकिन जेल में रहते हुए भी तिवारी ने अपने बिजनेस पर आंच नहीं आने दी। जेल से ही वो गोरखपुर को कमांड किए जाने लगे। फिर आया साल 1985 जब यूपी में स्टेट इलेक्शन का बिगुल बजा। इस बार अपनी किस्मत हरिशंकर ने भी आजमाई। हालांकि उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया क्योंकि वो जेल में बंद थे, लेकिन हरिशंकर ने हटने का ऑप्शन ही नहीं रखा। उन्होंने बड़हलगंज सीट से निर्दलीय ही पर्चा भर दिया और जेल से ही जीत के लिए वो सब कुछ किया जो उनके हाथ में था। इस सीट पर सामने कांग्रेस के मार्कंडे नंद थे। एक बार को लोगों को लगा कि शायद जीत मार्कंडे को मिलेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबको एक बड़ा झटका मिला। हरिशंकर 21,728 वोटों से जीतकर विधायक बन चुके थे। देश में ये पहला मौका था जब जेल के अंदर रहते हुए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ रहा था और जीत भी हासिल कर रहा था। इससे हरिशंकर का नाम पूरे प्रदेश में पहुंच गया और उनकी शक्ति दोगुना हो गई। इसके बाद तो हरिशंकर तिवारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तरफ वो वीरेंद्र से वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे तो वहीं दूसरी तरफ इनकी इस गुंडेबाजी के चलते यूपी के सीएम की आधी ताकत जिले में माफियाओं को संभालने में लगती रही। आखिरकार इससे वो इतना परेशान हो गए कि इन दोनों दुश्मनों में लड़ाई रोकने के लिए उन्होंने गुंडा एक्ट बना दिया। कहा जाता है कि इसके बाद वीरेंद्र और हरिशंकर की अपराध में सीधी भागीदारी खत्म हो गई। अब वो अपने गुर्गों को इशारे करते और उनसे ही सारे छोटे बड़े काले धंधों को अंजाम दिलवाते। आगे समय का पहिया घूमा और कहानी में श्री प्रकाश नाम का एक और चेहरा आया जिससे हरिशंकर के तार जुड़ते चले गए। दरअसल हुआ ये कि ममखोर गांव में पैदा हुआ ये लड़का एक बड़ा गुंडा बन गया और बहन से छेड़खानी होने पर इसने एक आदमी को ही मार डाला। इस केस में जब तक पुलिस उसकी तलाश करती तब तक वो बैंकॉक निकल गया। और आप जानते हैं कि उसे वहां तक किसने पहुंचाने का काम किया? हरिशंकर तिवारी ने। दरअसल वो भी ब्राह्मण था और एक होनहार छात्र था, लिहाजा तिवारी को उसमें काफी संभावनाएं दिखी। लेकिन लाइन से एक बार वो भटका तो भटकता ही चला गया। एक बार पुलिस के रिकॉर्ड में नाम आने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताते हैं कि तिवारी के कहने पर उसने कई जुर्म किए हैं। हरिशंकर तिवारी को वो अपना सब कुछ मानता था। उनके एक इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार था। तभी तो उनके कहने पर वो काफी वक्त तक बैंकॉक में रहा और वहां उसने पैसे और पावर का जलवा देखा, कुछ हकीकत में तो कुछ फिल्मों में। कई साल बाद जब वो वापस लौटा तो उसके इरादे साफ थे कि उसे सिर्फ और सिर्फ डॉन बनना है। पैसा, पावर और सत्ता चाहिए कि इसी लालच में उसने बिहार के सबसे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह से हाथ मिला लिया। ये बात हरिशंकर तिवारी को पसंद नहीं आई, लेकिन श्री प्रकाश ने इसी दौरान एक ऐसा काम कर दिया जिसने हरिशंकर को चौंका कर रख दिया। दरअसल 1997 में श्री प्रकाश ने वीरेंद्र को मार दिया और सबसे बड़े डॉन बनने के चक्कर में उसने सीएम कल्याण सिंह के नाम तक की सुपारी ले ली। इसके बाद तो पूरा इंटेलिजेंस साहब उसके पीछे लग गया और ले देकर श्री प्रकाश शुक्ला का खेल एक दिन खत्म ही हो गया। इसके साथ हरिशंकर रूल का वो सूरज यूपी में उदय हुआ जिसमें केवल एक बाहुबली के कहने पर सरकार तक हिल जाती थी। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चिल्लूपार सीट से वो 22 साल तक लगातार विधायक चुने गए। उनकी एक खूबी ये भी रही कि राजनीति के हर दल के साथ उनके रिश्ते करीबी रहे। सत्ता चाहे जिसकी भी रही, हरिशंकर तिवारी हमेशा मंत्री बनते रहे। बीजेपी का दौर हो या फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, हर बार मंत्रालय लेने में हरिशंकर कामयाब हो ही जाते। जैसे 1996 में राज्य में कल्याण सिंह की सरकार बनी और हरिशंकर को सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया गया। फिर साल 2000 में राम प्रकाश गुप्ता सीएम थे, तब उन्हें स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बनाया गया। साल 2001 में भी राजनाथ सिंह सीएम बने, तब भी उन्हें मंत्रालय मिला। 2002 में मायावती सीएम बनी तो उन्होंने भी हरिशंकर तिवारी को कैबिनेट में लिया। 2003 में सरकार पलट गई,
इसमें हरिशंकर तिवारी का विशेष योगदान रहा। इसका इनाम मुलायम सिंह ने उन्हें मंत्री बनाकर दिया। लेकिन राजनीति में उनका सफर तब धीमा पड़ गया जब 2007 में उन्हें बसपा के टिकट से मैदान में उतरे पूर्व पत्रकार और शमशान बाबा नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी ने 6,933 वोटों से हरा दिया। 2012 में फिर से वो उतरे, लेकिन तब भी राजेश ने बाजी मार ली। उस चुनाव में हरिशंकर तिवारी चौथे नंबर पर रहे। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हालांकि उनका राजनीतिक करियर अस्त हो गया, लेकिन उनका नाम और लेगेसी कभी फीकी नहीं हुई। बस इसी को मेंटेन करने के लिए हरिशंकर तिवारी ने अपने बेटों को आगे किया। बड़े बेटे कुशल उर्फ भीष्म तिवारी को 2009 में उन्होंने खलीलाबाद सीट से सांसद बनवाया, लेकिन 2014 में वो शरद तिवारी और 2019 में वो बीजेपी के ही प्रवीण निषाद से चुनाव हार गए। फिर बारी आई छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी की, जिन्हें उन्होंने 2017 में चिल्लूपार सीट से विधायक बनाया और कमाल था साहब कि जीतने के बाद उन्होंने बसपा ही छोड़ दिया। 2022 में वो सपा के टिकट पर फिर उतरे, लेकिन बसपा से बीजेपी में जा चुके राजेश त्रिपाठी को वो हरा नहीं पाए और 21,645 वोटों से चुनाव हार गए। ले देकर धीरे धीरे हरिशंकर तिवारी का नाम फीका पड़ गया और 16 मई 2023 को किडनी की बीमारी के चलते हरिशंकर तिवारी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसी के साथ यूपी के इस बाहुबली की चमक तो कहीं गुम हो गई है, लेकिन इसका नाम आज भी गोरखपुर के सबसे बड़े बाहुबली की तरह ही लिया जाता है। अब ये कहानी आपको कैसी लगी और इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।